स्टूडेंट्स आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। प्रांजलम भाग 6 पुस्तक की मैं दूसरे पाठ अपना स्थान स्वयं बनाइए पाठ को लेकर मैं आप लोगों के लिए हाजिर हुई हूँ। पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आप सबों से मैं एक बार अनुरोध करूंगी कि आप लोग एक बार फिर से शीर्षक की ओर ध्यान दें। शीर्षक है अपना स्थान स्वयं बनाइए। शीर्षक जो होता है किसी भी पाठ का या किसी भी कहानी का शीर्षक हमें कहानी के संबंध में बहुत कुछ बता देता है, कहानी की भूमिका का काम करता है। तो अपना स्थान स्वयं बनाइए, इस शीर्षक से ये पता चलता है कि जीवन में अगर हमें किसी पद पर पहुंचना है तो उसके लिए जिम्मेदार हम खुद होते हैं। अपने स्थान को मतलब जीवन में अपने पद को, अपने आसन को खुद बनाना आवश्यक है। अपने स्थान को स्वयं बनाइए, अपना स्थान स्वयं बनाइए। इसके लेखक हैं श्री कन्हैया लाल, देख सकते हैं आप, श्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इस पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हम सभी जानते हैं कि जीवन में किसी बड़े पद पर या बड़े आसन में पहुंचने के लिए शिक्षागत योग्यता प्रभाव भी कभी कभी बहुत लाभकारी होता है। शिक्षागत योग्यता तो लाभकारी होता ही है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक शिक्षागत योग्यता नहीं भी है, प्रभाव भी नहीं है, क्या तो वो अपना स्थान नहीं बना सकते हैं? हाँ, वो भी बना सकते हैं। जीवन में अच्छे पद पर, अच्छे आसन पर पहुंचने के लिए, समाज में प्रतिष्ठित होने के लिए कभी कभी शिक्षागत योग्यता के अभाव में भी हो सकता है। हाँ, इसके लिए आवश्यक है मानवीय गुण। व्यक्ति की मानवीय गुण, उच्च कोटि का मानवीय गुण व्यक्ति को बड़े बड़े आसन, बड़े बड़े पदों तक भी ले जाता है। और इसलिए इस पाठ में हम ऐसा ही कुछ देखेंगे कि व्यक्ति की ईमानदारी, व्यक्ति की सच्चाई, व्यक्ति में जो कर्तव्यनिष्ठ की जो प्रवृत्ति है इत्यादि मानवीय गुण व्यक्ति को अच्छे पदों पर, अच्छे आसन पर बिठा देता है। पाठ में हम देखते हैं, अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। पाठ में हम देखते हैं कि पाठ में क्या कहानी है। एकाएक बादशाह ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने लिए एक आदमी की जरूरत है। कोई तुम्हारी निगाह में चढ़े तो लाना, इतना ध्यान रखना कि आदमी अच्छा हो। किसी राज्य का बादशाह वो एक दिन अपने मंत्री से, जो मंत्री काफी विश्वसनीय है, उस मंत्री से कहता है कि मंत्री साहब, मंत्री महाशय, मुझे एक आदमी की आवश्यकता है। मुझे एक ऐसे आदमी की आवश्यकता है जो कि अच्छा हो। अच्छे कहने का अर्थ है जो कि ईमानदार हो, जो कि सच्चा हो, जो कि कर्तव्यनिष्ठ हो, जो कि मुझे धोखा ना दे। ठीक है। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक आदमी जचा। राजा की बात को सुनकर, बादशाह की बात को सुनकर मंत्री भी इसी खोज में था। मंत्री भी अपने राज्य के सभी लोगों की छानबीन कर रहा था। मंत्री राजा के कहने पर विभिन्न प्रकार से, विभिन्न दृष्टियों से व्यक्तियों की जांच में लगा हुआ था। और उसके बाद बहुत दिनों के बाद, सारे जांच पड़ताल करने के बाद मंत्री को एक आदमी जचा, मतलब मंत्री का दिल एक आदमी पर आया। उसने उसकी नौकरी छुड़ा दी और उन्नति के आश्वासन दे बादशाह के सामने पेश किया। जो व्यक्ति मंत्री की नजरों में खरा उतरा, उस व्यक्ति की उसने नौकरी छुड़ा दी। मतलब वो राजमहल में या उस राज्य में कुछ न कुछ नौकरी वो करता था, तो उसकी उस नौकरी को छुड़ा दी और उसे ये भी आश्वासन दिया कि बादशाह के पास तुम्हें पेश किया जाएगा, तुम बादशाह के लिए काम करोगे और तुम्हारी उन्नति जो है वो निश्चित है, तुम्हें वहां काफी उन्नति प्राप्त होगी। इस तरह का आश्वासन देकर बादशाह के सामने मंत्री ने उस व्यक्ति को पेश किया। बहुत देर तक बादशाह को अपनी बात ही याद ना आई। बाद में बोले, हाँ, उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर अब तो कोई बात नहीं है। ठीक है। मतलब बादशाह ये भूल ही गया था कि कभी उसने मंत्री से कहा था कि मुझे एक अच्छे व्यक्ति की जरूरत है, मुझे कोई अच्छा व्यक्ति ढूंढ कर ला कर दो। तो बादशाह को जब मंत्री ने कहा कि बादशाह, राजा साहब, ठीक है, महाराज,
आपने एक बार मुझसे कहा था कि आपको एक व्यक्ति की आवश्यकता है जो कि अच्छा व्यक्ति हो, तो आपके उस आदेश के अनुसार ही मैंने इस व्यक्ति को आपकी खिदमत के लिए लाया हूँ। तो उस समय बादशाह को वो बात याद ही नहीं आई। बादशाह ने कहा कि हो सकता है कि मैं कुछ सोचकर उस समय आदमी की मांग की थी, लेकिन अभी तो मेरे मन में कोई बात नहीं है। तो उसने कहा कि ठीक है, पर अब तो कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे मन में अभी किस लिए मैं बोला था मुझे तभी याद नहीं है। मंत्री ने कहा, हुजूर, मैंने इसे हजारों में से छांटा है और बढ़िया नौकरी से चुराकर इसे लाया हूँ। बादशाह ने जरा सोचकर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम अपने निजी दफ्तर में चपरासी रख सकते हैं, वेतन 15 रुपया मिलेगा। बादशाह ने जरा सोचकर कहा, मतलब मंत्री उस समय कहते हैं कि महाराज, मैंने तो इसे बहुत सारे लोगों में से, मैंने इसे 1000 लोगों में से छांटा है। इसकी मतलब ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति की अच्छाइयों को परख कर, इस व्यक्ति को मैं 1000 व्यक्तियों में इसकी तुलना कर मैंने इसे छांटा है। उन सभी व्यक्तियों में ये खड़े उतरने वाले व्यक्ति हैं और उन्हें इसे मैं बढ़िया नौकरी से चुरा कर लाया हूँ सिर्फ आपके लिए। ये और भी अच्छी नौकरी करता था, मैं इसे उसकी अच्छी नौकरी चुरा कर, मैंने उन्नति का आश्वासन देकर मैं इसे आपकी खिदमत में लाया हूँ। तो उस समय बादशाह जरा कुछ सोच कर कहते हैं कि महाराज जरा कुछ सोच कर कहते हैं कि इस वक्त इस वक्त हमारे पास तो कोई काम नहीं है, लेकिन हाँ, जो राजमहल का निजी दफ्तर है, और जो तुम बहुत कह रहे हो, तो हम अपने निजी दफ्तर में, ठीक है, राजा का जो निजी दफ्तर है वहाँ पर हम इसे चपरासी के रूप में से हम रख सकते हैं, लेकिन इसका वेतन जो होगा वो 15 रुपया मिलेगा। शायद जो ये व्यक्ति था, ये व्यक्ति इससे अधिक वेतन पर अपनी पुरानी नौकरी करता था, ठीक है, लेकिन इस बार उसकी वेतन तय हुई है कि चपरासी के रूप में इसे 15 रुपया मिलेगा। मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मंत्री को ये बात बुरा लग रहा था क्योंकि इससे अच्छी नौकरी वो करता था, और मंत्री भी अच्छा व्यक्ति था। मंत्री ने उस व्यक्ति को ये आश्वासन दिया था कि वहां पर तुम्हारी उन्नति होगी, तुम राजा के काम करोगे और जो है तुम वहां पर और अच्छी तरह से रहोगे इत्यादि बताकर उसे यहाँ पे लाया गया था। तो मंत्री को बुरा लग रहा था, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिलेगा। उसने 15 रुपये के वेतन, जो कि कम वेतन था, उससे उसे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह व्यक्ति ये कहा कि कोई बात नहीं, वेतन जो भी है, मेरे लिए सबसे बड़ी वेतन तो ये है कि मुझे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिलेगा, और वो उस चपरासी की नौकरी को करने के लिए तैयार हो गया। मंत्री जब उसे दफ्तर में छोड़ने गया तो वहां धूल ही धूल था, क्योंकि बादशाह वह न कभी जाते थे और न काम करते थे। मंत्री दुखी हुआ, पर युवक खुश था। उसने अच्छा स्थान दिखलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता ही प्रकट की, और वो जो था व्यक्ति, मंत्री जब उस व्यक्ति को लेकर उस दफ्तर में ले जाता है, राजा की दफ्तर में ले जाता है, जो कि बंद पड़ा हुआ था, और वहां पे किसी के न आने जाने से, राजा के बादशाह के वहां न आने जाने से वहां की देखरेख भी नहीं होती थी, और वो दफ्तर जो था सर्वत्र धूल ही धूल था, उस दफ्तर में सर्वत्र धूल ही धूल पड़ा हुआ था। लेकिन मंत्री उस व्यक्ति को लेकर उस दफ्तर को जब दिखाता है, ये जो व्यक्ति था ये बिल्कुल भी दुखी नहीं हुआ उस धूल पड़े हुए दफ्तर को देखकर, बल्कि वह और बहुत खुश था वो युवक, और उसने मंत्री की शुक्रिया अदा कर रहा था, ये कहकर कि उसने बादशाह के लिए काम में लाया है। एकदम उसे वो जो था, वो व्यक्ति, वो युवक इसलिए खुश था कि अब उसे बादशाह की निगाहों में रहने का मौका मिलेगा और बादशाह की सेवा करने का मौका मिलेगा। अब वो बादशाह के बहुत पास रहकर बादशाह की सेवा कर पाएगा। वो तो उस मंत्री की वो उसकी शुक्रिया अदा कर रहा था, और उसे वो उसके लिए धन्यवाद बता रहा था, बल्कि कृतज्ञता प्रकट कर रहा था। उसने लगातार कई दिनों तक उस दफ्तर को साफ किया और उसे शाही दफ्तर का रूप दिया। पिछले सालों में बादशाह के पास जो निजी पत्र आए थे, उनके लिफाफों का ढेर उस कोठरी में था। उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पच्ची काड़ी थी और रत्न भी जड़े थे।
ये वे लिफाफे थे जो विवाह आदि के शुभ अवसरों पर दूध से बादशाहों और अमीर उमरावों के यहाँ से आए थे। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों पर से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। ये व्यक्ति को जब इस युवक को जब मंत्री ने राजा के उस निजी कार्यालय को दिखाता है, तो ये मंत्री तो बहुत दुखी हो गया, क्योंकि कार्यालय सर्वत्र धूल ही धूल था। कार्यालय जो था वो बहुत दिनों से न खुलने के कारण सर्वत्र उस कार्यालय में गंदा बिखरा हुआ था, कूड़ा कचरा बिखरा हुआ था, धूल ही धूल था। उस व्यक्ति ने, उस युवक ने कई दिनों तक लगातार उस दफ्तर को साफ किया। साफ करने के बाद सभी और सफाई करने के बाद अब उसने उस दफ्तर को शाही दफ्तर में बदल दिया। मतलब किसी राजा के बैठने लायक एक राजमहल का दफ्तर जैसा होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही शाही दफ्तर का रूप दे दिया। अब तक मतलब पिछले सालों में बादशाह के पास जो भी निजी पत्र आए थे, सारे पत्र वहीं रखे रहते थे। ठीक है, इनमें से कुछ पत्रों के जो लिफाफे थे, उन लिफाफों पर जो थे उस कोठरी में ढेर सारे लिफाफे थे, और उनमें से कुछ पत्रों के, बहुत से पत्रों के लिफाफे पर सोने की पच्चीकारी स्टैम्प जैसा कुछ सोने के कुछ न कुछ लगे हुए थे, रत्न जड़े हुए थे। ये लिफाफे थे, ये वे सारे पत्र थे जिसे दूसरे बादशाह भेजते थे। तो जब एक बादशाह दूसरे बादशाह को अपने परिवार के किसी विवाह या किसी अच्छे अवसर पर या किसी अपने राजमहल में होने वाले किसी अवसर या किसी त्योहार का जब निमंत्रण भेजते हैं, तो उनके पत्रों पर कीमती रत्न और सोने भी जड़े होते थे। तो इन सारे लिफाफों के ऊपर जो सोने जड़े हुए थे, रत्न जड़े हुए थे, ठीक है, तो उस युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों पर से, मतलब जितने भी रत्न थे, सोने थे, ठीक है, उन्हें लिफाफों पर से उतरवा लिया। सारे जब उन रत्नों को और उन सोने के टुकड़ों को जब एकत्रित किया गया, तो वो बहुत हो गया और उन्हें बाजार में बेचा गया। सोने का भाव, रत्न का भाव तो हमेशा से ही अधिक होता है। उसके बाद इससे कई हजार रुपए मिले। जब उन रत्नों को और सोने के टुकड़ों को बाजार में बेचा गया, तो उससे कई हजार रुपए मिले। उनमें से कुछ रुपए तो उसने दफ्तर में बनिया फर्नीचर और चित्रादि लगाने में खर्च कर दिए। अब वो उस दफ्तर को और सुंदर बनाना चाहता था। जिस दफ्तर की देखरेख करने की उसे दायित्व मिला था, उसे जिस दफ्तर में उसे चपरासी के रूप में रखा गया था, उस दफ्तर के लिए बढ़िया फर्नीचर खरीद लिया और चित्र आदि लगाकर उस दफ्तर को सुंदर बनाने के लिए उसने चित्र आदि पर खर्च किए। ठीक है, और बाकी जो भी पैसा उसका बच गया सरकारी खजाने में जमा कर दिए। जो राजकोष था, बाकी पैसा उसने वहां जमा कर दिया। जहां वहां सामान बिका उसकी भी रसीद उसने ले ली, जहां से उसने सामान खरीदा उसकी भी। और ये व्यक्ति एकदम तरीके से काम कर रहा था। ये जो युवक था, ये प्रमाण के साथ और तरीके से काम कर रहा था। उसने सभी लिफाफों पर से जो भी कीमती सामानों को उतारा था, और जहां भी उसने उन सामानों को बिका था, बिकने पर उसे जो पैसे मिले थे उसकी रसीद भी उसके पास थी। और उन सामानों को, ठीक है, और जिन सामानों से उसने दफ्तर को सजाया था, फर्नीचर से और चित्र आदि से, ठीक है, उन सामानों को खरीदने में उसने जो भी खर्चा किया उसकी भी रसीदें उसने ले ली। दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया था। चुगलखोरों ने बादशाह से उसकी शिकायत की कि वो रुपया लुटा रहा है। एक दिन बादशाह गुस्से में भरे दफ्तर गए, तो दफ्तर को देखकर दंग रह गए। और चुगलखोरों की कमी तो होती नहीं है। चुगलखोर तो हर जगह होते हैं। जो चुगलखोर तो वो होते हैं जो खुद तो अच्छे काम नहीं करते, लेकिन किसी को अच्छा काम करता हुआ देखकर वो जलने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं और उसकी बदनामी करने लगते हैं। तो चुगलखोरों ने जाकर बादशाह से शिकायत की कि महाराज, आपने जिस नए व्यक्ति को अपने दफ्तर में चपरासी के रूप में रखा है, वो तो पानी की तरह पैसा लुटा रहा है। और इस शिकायत को सुनते सुनते बादशाह एक दिन बहुत क्रोधित हो जाते हैं
और वो उस दफ्तर में आते हैं। वो दफ्तर में आकर दफ्तर की चारों ओर दफ्तर को जिस तरह से सजाया गया था, दफ्तर की रूपरेखा को देखकर, दफ्तर को देखकर, ठीक है, वो दंग रह गए, आश्चर्यचकित रह गए कि वो क्या दफ्तर था और वो कहां से क्या बन गया। फिर भी उन्होंने तेज आवाज में पूछा, तुमने ये सजावट किसके रुपए से की? दफ्तर के रुपए से हुजूर, कहकर उसने रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और खजांची से गवाही दिलाई कि दफ्तर का सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपए खजाने में जमा किया गया। ठीक है, तो जैसे राजा ने उससे पूछा कि भाई तुमने ये सारे जो सजावट की है इसके लिए रुपए कहाँ से मिले? उसने कहा कि रुपए मुझे दफ्तर से मुझे रुपए मिले, दफ्तर के रुपए से। और ये कहकर उसने सारे रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई कि जो पुराने जितने लिफाफे थे आपके यहाँ पड़े हुए थे, आपके जो यहाँ पे जो पुराने लिफाफे से पड़े हुए थे, उन लिफाफों पर जो रत्न जरे हुए थे, सोने के टुकड़े जरे हुए थे, उन्हें मैं उतरवा कर, ठीक है, और उन्हें मैंने बेचा। बेचने से मैंने ये सारे सामानों को खरीदा और जो सारे पैसा जो बच गया वह मैं सरकारी खजाने में, मतलब राजकोष में, मैं राजकोष में, राज खजाने में मैंने जमा करवा दिया। और खजांची से इस बात का उसने प्रमाण भी ले लिया। खजांची ने भी प्रमाण दिया कि हाँ महाराज, उसने ऐसा ही किया। बादशाह रिझ गए और उस युवक को उन्होंने अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। और उसके इस तरह के विचार को देखकर, उसके इस तरह से मतलब जो फेंक दिए गए सामान थे, उन सामानों को अच्छे काम में लगाया गया और उनसे जो मिलने वाला जो रुपए था उससे सामान खरीदा गया। तो उसके इस तरह के विचार को देखकर, उसके सकारात्मक विचारों को देखकर बादशाह जो हैं वो उस पर रिझ जाते हैं, खुश हो जाते हैं और उस युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना देते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। दूसरे मन से इससे परेशान हुए और वहाँ जो दूसरे मंत्री थे, ठीक है, वहाँ वो परेशान होने लगे क्योंकि ना वह बेईमानी करता था और ना करने देता था, ना लापरवाही करता था, ना करने देता था। जो भी मंत्री बादशाह के पास जाता, किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता जिससे कि वह मंत्री की नजरों में गिर जाए। अब जो राजा बादशाह ने उसे जैसे ही वित्त मंत्री बना दिया, तो वित्त मंत्री बना देने से दूसरे मंत्रियों को समस्या होने लगी क्योंकि दूसरे मंत्री तो इस युवक की तरह इतना ईमानदार नहीं था। दूसरे मंत्री जो थे वो राजा को धोखा देते थे। वो राजा की नजरों को छुपाकर राजा की नजरों के पीछे वो वहां से पैसे की चोरी करते थे। ठीक है, ये सभी स्वार्थी थे। तो ये जो था, ये युवक न तो खुद बेईमानी करता था और न कोई करता तो उसे करने देता था, न खुद लापरवाही करता था और न करने देता था। जो भी मंत्री बादशाह के पास जाता था वो मंत्री कुछ न कुछ कहकर, शिकायत कर, उस युवक के खिलाफ कुछ न कुछ शिकायत कर बादशाह की कान भरता था और इस तरह से उसके खिलाफ बादशाह को भड़काने की कोशिश करता था। वे सारे मंत्री चाहते थे कि किसी भी तरह से उस युवक को बादशाह की नजरों में गिरा दिया जाए। एक दिन रात के 2 बजे बादशाह ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ, लेकिन वे जिस हालत में हो उसी हाल में लाया जाए। समझ लो हमारे हुक्म को। अगर कोई पलंग पर सो रहा है तो उसे पलंग सही जो का तो लाया जाए। कोई कालीन पर बैठकर चौपर खेल रहा है तो उसे कालीन समेत लाया जाए। कोई 1 घंटे में सब बादशाह के बड़े कमरे में आ गए। एक दिन बादशाह अपने मंत्रियों को परखना चाहते थे। बादशाह मंत्रियों को परखने के लिए अपने सेनापति से कहते हैं कि मेरे सारे मंत्री इस वक्त, उस समय रात के 2 बज रहे थे, इस वक्त जो जिस हालत में है उसे उसी हालत में उठाकर मेरे सामने पेश करो। और अगर कोई अभी रात के 2 बजे अगर कोई अपने घर में बिस्तर में अगर सो रहा है, पलंग पर सो रहा है, तो उसे उसी हालत में उठा कर ले आओ। अगर कोई अभी जुआ खेल रहा है या फिर अगर कोई अभी अगर कोई कालीन पर बैठकर चौपर खेल रहा है तो उसे उस कालीन समेत ही उठा कर ले आओ।
मतलब जो जिस अवस्था में है उसे उसी अवस्था में मेरे पास लाकर पेश करो। कोई 1 घंटा में सारे के सारे बादशाह के बड़े कमरे में आ गए। सेनापति ने कोई 1 घंटा का समय लिया और उस राज्य के सभी मंत्रियों को जैसे कि वैसे अवस्था में उठाकर बादशाह के सामने पेश कर दिया। 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री जी बनियान पहने एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। सब मंत्री बहुत लज्जित हुए। मतलब वहां पर 8 मंत्रियों में से 7 मंत्री नशे में थे, ठीक है, और वो जुआ खेल रहे थे। उन्हें उसी अवस्था में राजा के सामने पेश किया गया। लेकिन वो युवक जिसे वित्त मंत्री बनाया गया था, वो रात के 2 बजे वो एक चौकी पर बैठकर, ठीक है, एक चौकी पर बैठकर बनियान पहने हुए एक चौकी पर बैठा हुआ था और वो किसी कागज को देख रहा था। दिए की रोशनी में किसी कागज को देख रहा था, किसी दफ्तरी कागज को शायद देख रहा था। सब मंत्री जब उस वित्त मंत्री को देखा और अपने को देखा तो सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए। तब बादशाह ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब रात में 2 बजे किस कागज में उलझे हुए थे? उसने उत्तर दिया, हुजूर दूर के इलाके से इस साल का जो राजकर आया है उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है। तो बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल है या सचमुच पैसा कम है। तो जब राजा ने पूछा वित्त मंत्री से, भाई इस समय रात के 2 बजे आप कौन से कागज में उलझे हुए थे? तो वित्त मंत्री कहता है कि हुजूर मैं बार बार जोड़ मिला रहा था, क्योंकि मेरे जोड़ में पिछले साल का जो राजकर है और इस साल का जो राजकर है उसमें 1 पैसे का अंतर हो रहा था। मैं बार बार जोड़ रहा था कि कहाँ भूल हुई, ठीक है। तो बादशाह ने अपनी जेब से 1 पैसा फेंक कर कहा, तो लो अब हिसाब ठीक कर लो, जाओ आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और इसके लिए पूछताछ ना हुई तो इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। बादशाह उस रात के 2 बजे बादशाह उस वित्त मंत्री के मुख से जब सुनता है कि सिर्फ 1 पैसे के कारण वो जोड़ को बार बार दोहराया जा रहा है, तो बादशाह ने अपनी जेब से 1 पैसा निकाल कर वहां फेंका और कहा कि लो अब तुम्हारा हिसाब ठीक हो गया, जाओ अब आराम फरमाओ। वित्त मंत्री ने बड़ी नम्रता के साथ कहा, वो अपनी कर्तव्य निष्ठा दिखाते हुए कहा कि महाराज 1 पैसा तो देकर मैं भी जोड़ को पूरा कर सकता था, मैं भी जोड़ को मिला सकता था, लेकिन बात पैसे की नहीं है, बात तो इस बात की है कि अगर पैसा कम है और इस संबंध में अगर पूछताछ नहीं हुई तो हमारे अफसरों में जो राज्य में काम करने वाले हैं, जो राजकाज को देखने वाले हैं, उनमें ढील और बेईमानी पैदा हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से अगर छोड़ दिया जाए तो उन अफसरों में बेईमानी भी हो सकती है। उन अफसरों में जो है अगर कोई बेईमानी प्रवृत्ति को रखता है तो वो चलता ही रहेगा और उनमें ढिलाई वाली बात जो है वो हो जाएगा। ये सही नहीं है। बादशाह बहुत खुश हुए, उसके इस वित्त मंत्री के इस विचार से बादशाह बहुत खुश हुए और बादशाह ने अब उस युवक को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति अपने को अगर ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित करना चाहता है तो उसके लिए उसकी ईमानदारी, उसकी कड़ी मेहनत, उसके कर्तव्य निष्ठता बहुत आवश्यक है। किसी भी काम को कभी भी छोटी नजरों से नहीं देखना चाहिए। जो भी काम हमारे जीवन में हमें जो भी काम मिलता है उस काम के प्रति अपनी निष्ठा होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, उस काम के प्रति दिलचस्पी और रुचि होनी चाहिए। प्यार से, रुचि से, दिलचस्पी से, ठीक है, यत्न के साथ किया गया काम अवश्य ही एक दिन हमें अच्छा परिणाम देता है, जो हम इस पाठ में देख सकते हैं। यही बादशाह का ये जो युवक है, ये युवक दफ्तर के चपरासी से अपने काम को शुरू किया था, लेकिन चपरासी के काम ने भी उसने अपनी नेकी को दिखाया, उसने अपनी ईमानदारी को, अपनी कर्तव्य निष्ठा को दिखाया कि बादशाह खुश होकर उसे वित्त मंत्री बनाए। वित्त मंत्री बनाने के बाद वो चाहता तो वो रुपए पैसे को इधर उधर कर सकता था, लेकिन उसकी सच्चरित्रता, उसकी ईमानदारी और निष्ठा के कारण अंततः वो बादशाह की आंखों में, निगाहों में
वह खड़ा उतरा और उसे प्रधानमंत्री बनाया गया। तो स्टूडेंट, आप इस पाठ को समझे होंगे। इस पाठ में किस तरह से अपना स्थान स्वयं बनाइए, क्यों ये शीर्षक है, ये आप चरितार्थ हो जाता है, ये आपके सामने एकदम साफ हो जाता है। ये पाठ का शीर्षक बिल्कुल सार्थक है। अच्छा, शब्दार्थ यहाँ पे जो आए हुए हैं, निगाह, नज़र, दृष्टि, जांच पड़ताल, देखभाल, आश्वासन, दिलासा, पेश किया, समक्ष प्रस्तुत किया, कृतज्ञता, उपकार को मानने वाला, हुक्म, आदेश। तो ये पाठ जो है सच में बड़ा ही रोचक, साथ ही साथ बहुत ही सिखाने वाला, सीख से भरपूर है। तो यहाँ पर हम मॉरल के रूप में, नीति के रूप में हम सीखते हैं कि जीवन में सच्चरित्रता, ईमानदारी और कड़ी मेहनत बहुत आवश्यक है, जो किसी भी व्यक्ति को अच्छे पद पर आसित कर सकता है, प्रतिष्ठापित कर सकता है, अच्छा आसन दिला सकता है। तो यहाँ हम कुछ मौखिक प्रश्नों को देखते हैं। बादशाह ने मंत्री को क्या लाने को कहा? किसी दिन बादशाह ने मंत्री से जो बातचीत की थी, उसने क्या लाने के लिए कहा था? तो बादशाह ने मंत्री को क्या लाने को कहा? अवश्य ही बादशाह ने किसी अच्छे व्यक्ति की बात को यहाँ पे उसी का किसी अच्छे आदमी को लाने की बात बताई थी, वही इसका उत्तर होना चाहिए। मंत्री को राजा की किस बात का बुरा लगा? मंत्री जो था वो भी बहुत अच्छा व्यक्ति था। जब उसने अच्छे व्यक्ति को लेकर राजा के सामने प्रस्तुत किया, उस समय राजा को याद था, राजा तो भूल चुका था। राजा के इस भूल जाने की बात से और उसे एक अपने निजी दफ्तर में चपरासी बना देने का राजा ने जो आदेश दिया, जो सुझाव दिया, मंत्री को राजा के इसी सुझाव से बड़ी ही मंत्री दुखी हो गया। राजा ने जब कहा कि अभी तो हमारे पास और कोई काम नहीं है, लेकिन मेरे निजी दफ्तर में उसे चपरासी की नौकरी दे दिया जा सकता है, वेतन से 15 रुपये होंगे। ठीक है, मंत्री को इस बात से बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मंत्री तो उसे अच्छी उन्नति का आश्वासन देकर उस व्यक्ति को राजा के पास लेकर आया था। अन्य मंत्री वित्त मंत्री बने युवक से क्यों परेशान थे? जो वित्त मंत्री था, मतलब जो युवक था जिसे राजा ने वित्त मंत्री बनाया था, वह बहुत ईमानदार था। खुद तो ईमानदार था ही और दूसरों को भी बेईमानी करने नहीं देता था और लापरवाही भी करने नहीं देता था। तो दूसरे मंत्री जो थे वे अपनी लाभ नहीं कमा पाते थे, वे मनमानी नहीं कर पाते थे, राजा को धोखा नहीं दे पाते थे। तो सारे के सारे मंत्री जो थे वित्त मंत्री से परेशान रहने लगे। ठीक है, तो स्टूडेंट, आज ये पाठ यहीं तक। आशा करती हूँ कि आप लोग इस पाठ को भली भांति समझ पाए हैं। अवश्य आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा है। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।